अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड ओला फ्रॉम मैड्रिड। यूरोप की आइबेरियन पेनिसुला में वाक़ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड से आप सबको एक वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं लेट्स ट्रैवल टुगेदर और आज मैं आपको अपने साथ मैड्रिड की सैर करवाने ले जा रही हूँ, जिसमें आप इस शहर की टॉप अट्रैक्शंस की झलक देखेंगे और साथ-साथ आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि मैड्रिड जाने वालों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। वसीओरीज प्लाज़े, तारीखी रेस्टोरेंट्स, ग्रैंड पैलेसेस, स्पेनिश इंक्विजिशन की चौंका देने वाली कहानियाँ और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस इस वीडियो में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैड्रिड अपनी रिच हिस्ट्री, खूबसूरत आर्किटेक्चर, मशहूर स्पेनिश कुजीन के साथ-साथ एक पुररौनक, जीता जागता ज़िंदा शहर है और बिलाशुबा यूरोपियन यूनियन के शहरों में से एक दिलचस्प शहर है, जो हर किस्म की तर्ज़ ज़िंदगी और कल्चरल बैकग्राउंड्स और इंटरेस्ट रखने वालों को वेलकम करता है। तो इसकी टॉप अट्रैक्शंस में से सबसे पहले चलते हैं रिटेरो पार्क की तरफ। जिस तरह लंदन में हाइड पार्क, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, इसी तरह मैड्रिड का रिटेरो पार्क भी बहुत मशहूर है। इसकी ख़ास बात यह है कि एक वक्त तक ये स्पेनिश रॉयल मोनार्की के अंडर था, जिसकी वजह से इसका लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब ये पब्लिक के लिए ओपन है। यहाँ पर आपको क्रिस्टल पैलेस नज़र आएगा, जहाँ पर कभी डिफरेंट एग्ज़िबिशन्स होती हैं, कभी फॉग करके ख़ास एम्बियंस या माहौल बनाया जाता है, ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। और मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट यहाँ पर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़न का मुज़ाहरा करते हुए, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस करते हुए नज़र आएँगे आपको, जब आप यहाँ पे चल फिर के घूम के देखेंगे। यहाँ पर एक छोटी-सी आर्टिफ़िशियल लेक है, जहाँ आप 6 यूरो में तकरीबन 45 मिनट के लिए बोट हायर कर सकते हैं और 4 लोग इस पे बोट में बैठ सकते हैं और रोप बोटिंग कर सकते हैं। और लेक की एक साइड पर आपको एक खूबसूरत और शानदार मॉन्यूमेंट नज़र आएगा, जो एक तरह से पब्लिक के लिए ऑब्ज़र्वेशन डेक बना हुआ है। या वैसे ही यहाँ पर रिलैक्स करें तो शहर की हलचल और भीड़ से दूर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए ये खूबसूरत ग्रीन पार्क परफेक्ट जगह है। यहाँ पर लोकल्स पिकनिक करते हैं और वीकेंड्स पर ख़ासी रौनक होती है। इसी पार्क में यहाँ पर आपको एक आर्ट म्यूज़ियम भी नज़र आएगा, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट डिस्प्ले हुआ हुआ है और आप वहाँ पर जाकर रेस्ट रूम वगैरह या वॉशरूम जाना है तो उसकी फ़ैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मैड्रिड के रॉयल पैलेस की तरफ। ये वो जगह है जहाँ से इस शहर की बुनियाद पड़ी। लेकिन ये हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको इस पैलेस के बारे में बता दूँ कि ये पैलेस अभी भी ख़ास तक़रीबात के लिए इस्तेमाल होता है। गो के स्पेनिश मोनार्की इसके अंदर नहीं रहती, वो शाही किंग्स एंड क्वीन्स इसमें नहीं रहते, लेकिन ये इस्तेमाल में रहता है। और गेस करें इसमें कितने कमरे होंगे? इसमें है जी 3,418 कमरे। आप चाहे तो टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं और कुछ ख़ास औकात में ये पब्लिक के लिए फ्री में ओपन भी होता है, लेकिन इसके लिए आपको लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ेगा। तो वो आप वेब पे चेक कर सकते हैं उसके डिफरेंट टाइमिंग्स। मंडे टू थर्सडे 4 से 6 बजे तक ये पब्लिक के लिए ओपन होता है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मदद शहर की बुनियाद यहाँ से पड़ी, तो जल्दी से आपके साथ वो हिस्ट्री भी शेयर कर दूँ क्योंकि इसका ताल्लुक मुस्लिम हिस्ट्री से है। मैड्रिड की हिस्ट्री 9th सेंचुरी से शुरू होती है, जब अमीर मोहम्मद ने यहाँ एक दिफाई किला तामीर किया। तकरीबन 11वीं सदी यानी 200 साल तक मैड्रिड मुसलमानों के कब्ज़े में रहा और फिर अल्फोंसो 6 ने इस शहर और किले पर कब्ज़ा कर लिया।
और फिर मैड्रिड एक कस्बे या गांव की तरह आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया और वो दिफाई किला जिसे रॉयल अल्काज़ार ऑफ मैड्रिड के नाम से याद किया जाता है, धीरे-धीरे आने वाली सदियों में इसकी तौसीह होने लगी और वो रॉयल पैलेस में तब्दील हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तारीख़ी किला जो मुसलमानों ने तामीर किया था, कहाँ गया? ये तो किसी भी तरह से नवीं सदी का किला नहीं लगता। तो हुआ क्या कि 1734 में इस किले में आग लग गई और 4 दिन तक वो किला आग में जलता रहा। उस वक़्त के किंग्स और क्वीन इस जलते हुए किले के बाहर तमाम कीमती आर्टवर्क बचाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए और खिड़कियों से बाहर कीमती आर्टवर्क फेंकते रहे, जो आपको मैड्रिड के मशहूर प्राडो म्यूज़ियम में अब भी मिलेगा। तो किले की इमारत तो चल गई और फिर 18वीं सदी में ये महल तामीर हुआ जो कुछ-कुछ फ्रेंच और इटालियन स्टाइल का पैलेस है। तो ये दुख हुआ कि स्पेन के इस शहर में एक वक्त में 200 साल मुसलमान रहे और अब उस दौर का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ टूर गाइड्स की कहानियों में इसका तज़किरा होता है। इस पैलेस के साथ ही आपको एक खूबसूरत चर्च नज़र आएगा। मैंने अंदर जाकर देखा तो अच्छा था, ऑल्टर भी खूबसूरत बना हुआ था और अंदर से ये नया बना हुआ चर्च है। और ख़ास तौर पर रॉयल पैलेस के साथ ये चर्च बाहर से बहुत खूबसूरत और ग्रैंडियर लुक देता है। और अब आप देख रहे हैं 16th सेंचुरी में बना हुआ प्लाज़ा मेयोर। जब मैड्रिड एक बड़े शहर की तरह डेवलप होना शुरू हुआ तो ये एक मेन स्क्वायर और मार्केट प्लेस के तौर पर बना, जहाँ लोग ना सिर्फ ब्रेड वगैरह लेने आते थे बल्कि इसकी बिल्डिंग्स की बैल्कनी में खड़े होकर बुल फाइटिंग भी देखते। यही नहीं बल्कि स्पेनिश इंक्विजिशन के डार्क पीरियड में हेरेटिक्स या क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए ज्यूज़ और मुस्लिम्स को सरेआम टॉर्चर करके सज़ाएं भी इसी प्लाज़ा मेयोर में दी जाती। 350 साल पर मुहित स्पेनिश इंक्विजिशन मज़हब के नाम पर अपनी सियासी ताकत बरकरार रखने का तरीका था। इसके दौर में मुस्लिम्स और जूस को जलावतन या बैप्टिस्ट करके कन्वर्ट करवाने के बाद ये यकीनी बनाना था कि उन्होंने कैथोलिक मज़हब सही तरीके से इख्तियार किया है या नहीं। इसलिए सख्त टॉर्चर के तरीके इस्तेमाल हुए ताकि लोग कन्फेस कर सकें और बदकिस्मती से कन्फेस करने के बाद भी उनको टॉर्चर करके मार दिया जाता। और इसकी तस्वीर कशी इसके लैंप पोस्ट के नीचे ब्रॉन्ज़ के बेंचों पर बखूबी की गई है। ये सब तो तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन अब यहाँ काफ़ी रौनक होती है और जिस वक़्त मैं गई तो वहाँ पर क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी। प्लाज़ा मेयर के करीब के एरिया में ही मर्काटो सैन मिगुएल की खूबसूरत कास्ट आयरन में बनी हुई लोकल फूड मार्केट नज़र आएगी, जहां आपको गोरमे स्पेनिश कुज़ीन का फ्लेवर मिलेगा। यहां आपको मुख्तलिफ खाने के स्टॉल्स नज़र आएंगे, टापास के स्टॉल्स भी नज़र आएंगे। टापास इनके बहुत छोटे पोर्शन होते हैं जो किसी भी ड्रिंक के साथ दिए जाते हैं, जिनकी कीमत 1 से 4 यूरो के दरमियान है, जिसका मज़ा ये है कि आप कम कीमत में मुख्तलिफ चीज़ों की वैरायटी का मज़ा ले सकते हैं। प्लाज़ा मेयर के पास में ही आपको एक और स्क्वायर पोर्टा डे सोल देखने को मिलेगा। ये भी मैड्रिड की एक टॉप अट्रैक्शन है और काफ़ी रौनक वाली जगह है। और ये स्पेनिश सड़कों के रेडियल नेटवर्क का सेंटर है, यानी तमाम सड़कें यहाँ से शुरू होती हैं और यहीं से अक्सर टूर्स शुरू होते हैं और कई फ्री वॉकिंग टूर्स यहाँ सुबह 10 और 11 के दरमियान शुरू होते हैं। आपको मुख्तलिफ रंग बिरंगी छतरियाँ लिए टूर गाइड नज़र आएंगे। प्योर्टा डेल सोल यानी द सन गेट असल में शहर के दरवाज़ों में से एक जगह थी जिसका रुख मशरिक़ की तरफ था, यानी कि ईस्ट फेसिंग था और इसी उभरते हुए सूरज की शेप में ही इस स्क्वायर को बनाया गया है। मैं जब वहाँ गई तो पोर्ट डे पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इस वजह से आपको उसकी क्लियर पिक्चर नहीं दिखा पाई। लेकिन इस स्क्वायर पर लगी हुई घड़ी के आगे हर नए साल के आगाज़ पर यानी न्यू ईयर पर लोग रात के 12 बजते ही
12 अंगूर 12 सेकंड्स के अंदर खाने की रस्म करते हैं और अपनी 12 विशेस करते हैं। हिस्टोरिकली भी ये जगह इसलिए मशहूर है कि 17th और 19th सेंचुरी में लोगों के लिए एक मीटिंग प्लेस थी। यहाँ एक पोस्ट ऑफिस था और कहते हैं कि उस वक्त जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो ये जगह उनके लिए ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक का रोल प्ले करती थी कि कोई भी सेंसेशनल न्यूज़ सुननी हो, कोई अफवाह हो, कोई भी खबर सुननी हो तो यहाँ आकर सुनने को मिलती थी। तो ये एक तरह से इनका एक गॉसिप स्क्वायर था। आपको एक छोटी सी क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ कि मैड्रिड में स्ट्रीट साइंस को काले कहते हैं और स्ट्रीट साइन बहुत खूबसूरत टाइल वर्क पर बनाए जाते हैं जो इस तरह से आपको हर गली के कोने पर नज़र आएंगे। इसी तरह मेरा एक स्ट्रीट काले डेला अलमुदीना से गुज़र हुआ जहाँ पर एक ब्रॉन्ज स्टैचू रेलिंग पर हाथ टिकाए ऐसे नज़र आया जैसे किसी चीज़ का जायज़ा ले रहा हो। ये स्टैचू क्यूरियस नेबर के नाम से मशहूर है। बेसिकली यहाँ पर एक मस्जिद होती थी और बाद में यहाँ एक चर्च तामीर हुआ। अब ना वहाँ मस्जिद है और ना वो चर्च। इनफैक्ट ग्लास कवरिंग के नीचे ज़ेरे ज़मीन बस चंद पत्थरों का मलबा नज़र आता है। मैड्रिड में आपको दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी नज़र आएगा जो सोब्रानो डी बोटीन के नाम से जाना जाता है और 1725 से लेकर आज तक चल रहा है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। इसके साथ ही आपको मैड्रिड की 100 साल पुरानी बार्बर शॉप नज़र आएगी जो 1908 से एक ही फैमिली चला रही है। The oldest restaurant in the world and the oldest barber shop. 1900 opened and this one opened in late 1700s. आप मैड्रिड जाएं और ग्रैंड विया ना जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये इस शहर की मशहूर तरीन मेन स्ट्रीट है जहाँ काफ़ी हसल बसल और रौनक होती है। जैसे लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, न्यूयॉर्क का फिफ्थ एवेन्यू है, इसी तरह ये ग्रैंड विया भी है। इसे स्पेनिश ब्रॉडवे भी कह सकते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट्स, बार्स, सिनेमा, थिएटर्स, बुटीक्स और मेजर ब्रांड्स की शॉप हैं। ग्रैंड विया पर सबसे ज़्यादा नाइट लाइफ मिलती है और यहाँ पर खूबसूरत जगमगाती बिल्डिंग्स और जगह जगह पर स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आएंगी। परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है तो स्पेन जाएं तो इनका मशहूर फ्लेमेंको डांस देखना ना भूलिएगा। मैड्रिड में थोड़ा महंगा है, इसका टिकट तकरीबन 25 से 35 यूरो के दरमियान मिलेगा, लेकिन एक खूबसूरत परफॉर्मेंस है जिसमें आर्टिस्ट ख़ास फ्रिल के ड्रेस में काफ़ी हाई एनर्जी के साथ डांस परफॉर्मेंस करते हैं, जिसमें हाथ से ताली बजाना और एक तरह से टैप डांस है। और ये परफॉर्मेंस आमतौर पर एक सिंगर और एक गिटार बजाने वाले के साथ होता है। अगर आप सनसेट एंजॉय करना चाहते हैं तो टेम्पल डे बोट बेस्ट जगह है। ये 2200 साल पुराना इजिप्शियन टेम्पल है जो इजिप्ट की गवर्नमेंट ने आसवान डैम के बनने के दौर में स्पेन को गिफ्ट किया था, जो इजिप्ट से ट्रांसपोर्ट किया गया और एग्जैक्ट स्टोन बाय स्टोन यहाँ पर लाकर तामीर किया गया। यहाँ आपको ज़बरदस्त सनसेट मिलेगा और बेहतरीन व्यू मिलेगा। और अब ख़ास तौर पर सॉकर फैंस या फुटबॉल लवर्स के लिए मैड्रिड ऑफ़र करता है सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम का टूर, जो कि रियल मैड्रिड का होम स्टेडियम है, जिसमें 81,000 से ज़्यादा लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। अंदर इसके खूबसूरत म्यूज़ियम देखने को मिलेगा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पोर्टा डे सोल से 20 मिनट के फासले पर वाक़ई है और 15 यूरो में आप इस खूबसूरत स्टेडियम को और इसका म्यूज़ियम देख सकते हैं। ये टूर हर आधे घंटे बाद होता है और आप इसका टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं या स्पॉट पर टिकट ऑफिस पर जाकर भी ले सकते हैं। ये तो थी स्पेन के इस शहर की सैर और अब मैं आपको बताऊंगी कुछ पॉइंटर्स जो मैड्रिड आने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप स्पेन आना चाहते हैं तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के दरमियान आएँ। सख्त गर्मी और सख्त सर्दी को अगर हो सके तो अवॉइड करें। इसी तरह दुनिया के दीगर बड़े शहर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को से अगर मुकाबला किया जाए तो स्पेन आपको सस्ता लगेगा। यहाँ पर अकोमोडेशन या स्टे करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं और आप यहाँ पर अपने बजट के मुताबिक होटल्स, हॉस्टल्स या अपार्टमेंट्स का इंतखाब कर सकते हैं। मैं अमूमन booking.com पर रिव्यूज़ पढ़कर अपनी अकोमोडेशन का इंतखाब कर लेती हूँ और चूँकि मैं फ़ैमिली के साथ थी तो मैंने सलामैंका डिस्ट्रिक्ट में अपार्टमेंट लिया जो शहर के शोर से मेट्रो के 1 या 2 स्टॉप के फासले पर है और मुझे काफ़ी बेहतर ऑप्शन लगी। तो आप भी अपनी मर्ज़ी, प्रोग्राम और बजट के मुताबिक इंतखाब कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर टैक्सी, बस और मेट्रो की ऑप्शन है। टैक्सी की ऑप्शन थोड़ी महंगी है लेकिन मेट्रो और बस में भी आप सफ़र कर सकते हैं और मैंने ज़्यादातर इनकी मेट्रो यूज़ की जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम है और एफिशिएंट भी। ये याद रहे कि यहाँ पर लेट नाइट आपको सिर्फ टैक्सी ही मिलेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी मेट्रो की फ़ैसिलिटी है लेकिन आप अपने होटल वालों से कहकर टैक्सी वगैरह बुक करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी 3 चीज़ें बताऊँगी जो मुझे पसंद आईं और 3 जो मुझे ख़ास पसंद नहीं आईं। तो पहले बताती हूँ जो 3 चीज़ें मुझे पसंद नहीं आईं क्योंकि बाद में अच्छे नोट पर वीडियो ख़त्म करूँगी। वैसे नापसंद आने वाली चीज़ें काफ़ी कम हैं। तो जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आईं उसमें था सबसे बड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम। ये बात बाइसे ताज्जुब थी कि यूरोप के इतने मेन शहर में ये मसला होगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा कि रेस्टोरेंट्स हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या आप शॉपिंग के लिए कहीं पे भी जा रहे हो आपको लैंग्वेज का इशू होगा। उसका बेस्ट एक मैंने जो है इस शहर को देखने का हल निकाला वो ये कि जैसे पहले ज़िक्र किया कि मैंने फ्री वॉकिंग टूर लिया और वो चूँकि वेबसाइट पे जाके मैंने जब डिफरेंट टूर कंपनीज़ जो रेगुलर प्राइस पे हम करते होते हैं उनके मैंने रिव्यूज़ पढ़े तो लोगों ने कंप्लेन लिखी हुई थी कि लैंग्वेज इशू है। तो फ्री वॉकिंग टूर्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज के टूर्स थे जब मैंने वो लिए तो इस सोच के साथ लिए कि अगर प्रॉपर इंग्लिश में इन्होंने पूरा अच्छा टूर कराया तो ठीक है, अदरवाइज़ इतना टिप पे करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा टूर। तो ये चीज़ एक ज़हन में ज़रूर रखिएगा। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नहीं पसंद आई वो ये थी कि मैं चाहती थी कि ऑथेंटिक स्पेनिश कुज़ीन को एंजॉय करूँ लेकिन इनके रेस्टोरेंट्स में तकरीबन हर खाने में पोर्क शामिल है। यहाँ तक कि सी फूड के साथ भी पोर्क शामिल था। पोर्क के साथ इनकी मोहब्बत और इश्क जुनून की हद तक मुझे महसूस हुआ और बहुत ही महदूद वेजिटेरियन ऑप्शन थी। तो बीइंग मुस्लिम अगर आप हलाल स्पेनिश कुज़ीन लेना चाहें तो काफ़ी दिक्कत होगी। गो के हलाल ऑप्शंस में टर्किश डोनर्स की शॉप्स थी लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऑथेंटिक स्पेनिश कुज़ीन की जिसमें बहुत ही महदूद ऑप्शंस या ना होने के बराबर थी। तो अगर आपकी अपनी कोई ख़ास चॉइसेस हैं या रिलीजियस प्रेफरेंस है तो इस मामले में कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये कहने के बावजूद बताती चलूँ कि आप टापास से काम चला सकते हैं जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया और खाने की बात हो ही रही है तो फ्रेंड्स इनके चूरोस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक डोनट की तरह का एक फ्राइड डो है जो सिनेमन शुगर या चॉकलेट सॉस में डिप करके नाश्ते में या स्नैक के तौर पर खाते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पर इतनी पसंद नहीं आई कि मैं इस शहर में मुस्लिम हिस्ट्री से रिलेटेड ओल्ड मैड्रिड का चार्म ढूंढ रही थी। तो मुझे दुख हुआ जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अब इस शहर में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता कि यहाँ पर कभी मुस्लिम्स थे। और ना सिर्फ मुस्लिम हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ बल्कि जनरली वैसी बात कर रही हूँ कि अगर आप मैड्रिड को बाकी यूरोप से कंपेयर करें जहाँ पुराना यूरोप में पुराने कैसल्स ओल्ड चर्चेज़ हैं तो मैड्रिड काफ़ी मॉडर्न सिटी उस लिहाज से लगता है। तो ओल्ड मैड्रिड का वो चार्म या वो चीज़ जो बाकी यूरोप की कंट्रीज़ में है वो एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा इधर। और अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी मैड्रिड की। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि जो अच्छी लगी वो एक ओवरऑल मैड्रिड का कल्चर मतलब ये सिटी ऐसा है जहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा आर्किटेक्चर, चर्चेज़, प्लाज़ाज़, फूड, आर्ट,
म्यूज़ियम, हिस्ट्री, म्यूज़िक, यू नेम इट, हर एक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है देखने के लिए। तो ये एक ओवरऑल एक होलसम सिटी जिसको कह सकते हैं कि जिसमें सब कुछ देखने के लिए है, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। दूसरी जो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी है वो इनका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप इस शहर को मेट्रो के ज़रिए या बसेस के ज़रिए बहुत इजीली और कन्वीनियंटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके जो नेबरिंग आसपास के जो पड़ोस में जो शहर हैं या टाउन्स हैं उनको भी आप डे ट्रिप करके देख सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकली रेलेवेंट भी हैं, कूल सिटीज़ हैं। जो कि मैं आपको बताऊं, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो टोलेडो शहर के बारे में है, जिसको सिटी ऑफ 3 कल्चर्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मुस्लिम, जूस और क्रिश्चियंस एक हमांगी के साथ रहे। बहुत मज़े का टूर होगा वो। अगर आप मैड्रिड में थोड़ा सा लंबा स्टे कर रहे हैं तो आप एक दिन में जाके वापस आ सकते हैं। घंटे की ड्राइव होगी या बस राइड होगी जिसमें आप जा सकते हैं। और लास्ट में जो तीसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी लगी वो ये कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इट्स रियली फन सिटी, फैंटास्टिक नाइट लाइफ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये नहीं है कि शाम को 7-8 बजे सब कुछ बंद है और बिल्कुल डल हो जाए सिटी। तो अगर तो आप वो वाले हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रौनक लगी रहती है। यहाँ पे लोग रात को देर तक पार्टीज़ करते रहते हैं। आप इनके साथ कैचअप ही नहीं कर सकते पार्टी, क्योंकि वो सुबह 5 बजे 6 बजे तक ये लोग करते रहते हैं। तो डोंट फील बैड अगर आप नहीं कैचअप कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ भी मिलेगी। वैसे भी बाहर काफ़ी अच्छी रौनक मिलती है, रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं और लोग यहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं। तो एक तरह से हल्ला गुल्ला रौनक वाला शहर है। दोपहर को ये लोग सिएस्टा करते हैं, यानी कि नैप लेते हैं थोड़ी सी, और शाम को 8-9 बजे ये खाने के बारे में सोचते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमारे साउथ एशिया के कल्चर के साथ मिलती जुलती हैं इनकी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सी यू नेक्स्ट टाइम। टोलेडो के वीडियो का इंतज़ार करें, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़, आडियोस।